नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। आज हम लोग बीएफएम के लाइव सेशन में यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग एक यूनिट को डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर 7, दैट इज रिस्क इन फॉरेन ट्रेड एंड रोल ऑफ ईसीजीसी। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे वी हैव एन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू। यू कैन एंजॉय 40% डिस्काउंट ऑन ऑल सीआईबी कोर्सेज। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो, आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर मिडनाइट तक वैलिड है, तो इनरोल हो जाइए और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेसन को। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ, पहले आसान क्वेश्चन को देखते हैं, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है भारत में, वो उसको कौन मैनेज करता है? ईएमएफ कहते हैं, शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? ईएमएफ। तो ऑप्शन है एग्जिम बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईसीजीसी। दोस्तों इसका सही जवाब है एग्जिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेज करती है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को। तो ये ईएमएफ एक तरह का फंड होता है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसे? इंडियन एक्सपोर्टर को। तो याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसे? इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है, राइट। और ताकि उनको प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, कहाँ पे? ओवरसीज मार्केट में। ईएमएफ जो है वैराइटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा दोस्तों मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना, टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। उसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग मटेरियल को डेवलप करना, प्रोडक्ट का प्रमोट करना। तो ईएमएफ जो है सारे इंडियन एक्सपोर्टर को अवेलेबल होता है, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, सेक्टर कुछ भी हो। एलिजिबल होने के लिए ईएमएफ असिस्टेंट के लिए एक्सपोर्टर एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, एक एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, उसे कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करती है, फेडई मैनेज करती है, एग्जिम बैंक मैनेज करती है। ऑप्शन है केवल 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सोल अथॉरिटी है जो कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करती है। फेडई की यदि हम बात करें तो फेडई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और एग्जिम बैंक जानते ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इनका कोई रोल ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का। तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व को मैनेज करती है ताकि हमारा इंडियन रुपीज़ को मेंटेन कर सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट कर सके, और कंट्री का जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है उसे मीट कर सके, ठीक है। तो आरबीआई जो है मैनेज करती है हमारे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, बहुत तरह के एसेट में इन्वेस्ट करती है। कहाँ का इन्वेस्ट करती है? यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करती है, यूरो में इन्वेस्ट करती है, पाउंड में इन्वेस्ट करती है, राइट, जापानीज येन में, गोल्ड में, स्पेशल ड्राइंग राइट में इन्वेस्ट करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली। देखिए, जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ इस पार्टिकुलर लाइव सेशन के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर होते हैं, वो जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किस कंट्रीज़ में, वो एलिजिबल होते हैं सपोर्ट अंडर द पीएलआई प्रोग्राम। दोस्तों मैं आपको समझा, ऑप्शंस देखते हैं, एग्जिम बैंक, आरबीआई, एफईडी, ईसीजीसी, ओईसीडी। देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओईसीडी। इसके पीछे रीजन समझाता हूँ। देखिए प्रोडक्शन, ये पीएलआई होता क्या है? व्हाट इज दिस पीएलआई? पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्टिव लिविंग इंसेंटिव स्कीम है ना, ये सरकार का स्कीम है कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो दो चीज़ है, एक तो है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, राइट। तो ये स्कीम जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करता है भारतीय कंपनी को जो कि कुछ प्रोडक्ट को भारत में बनाती है। दोस्तों जो रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर होते हैं ना, जो कि ओईसीडी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एलिजिबल होते हैं इस पीएलआई प्रोग्राम के अंदर, सपोर्ट मिलता है इन्हें। अब ओईसीडी क्या होता है? ओईसीडी का फुल फॉर्म है, ये बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। इसको 1961 में बनाया गया था ताकि स्टिमुलेट कर सके हमारे इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। इसके अंदर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चाइले, कोलंबिया, कोस्टारिका, ये सभी कंट्रीज 38 कंट्री हैं। तो पीएलआई स्कीम एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है सरकार का ताकि कंट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे बूस्ट मिल सके और इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों इसका सही जवाब ओईसीडी क्यों है? आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कौन एलिजिबल है सपोर्ट अंडर पीएलआई। अब देखिए अभी मैंने आपको पीएलआई समझाया था, अब उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया। तो देखिए जितने तरह के क्वेश्चन है, ये तो जैसे आपके सामने कुछ सैंपल्स हैं। हमारे पास दोस्तों 3000 से ऊपर एमसीक्यूज हैं। यदि आपको उस क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, नंबर इज शोन ऑन द स्क्रीन। तो आपको मैं इस क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज आवर नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर टू गेट द पीडीएफ, राइट। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। तो सवाल ये है कि कौन से एलिजिबल होते हैं पीएलआई स्कीम के अंदर, सपोर्ट मिलता है कि नहीं। ऑप्शन ए कर रहा है सभी एक्सपोर्टर को मिलता है, बी कर रहा है कि एक्सपोर्टर जिनके पास आईसी नंबर रहता है उन्हें मिलता है, सी कर रहा है रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर को मिलता है, और डी कर रहा है रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर एंडेवरिंग टू एक्सपोर्ट टू ओईसीडी कंट्री। ऑब्वियसली डी नंबर ही सही है। देखिए एक्सिम बैंक जो है, एक्सिम बैंक ऑफर करती है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस किसे, टू रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हु आर एक्सपोर्टिंग टू ओईसीडी कंट्री। दोस्तों पीएलआई एक्सपोर्टर के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यदि आपको पीएलआई एक्सपोर्टर पीएलआई की एलिजिबिलिटी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रजिस्टर्ड विद डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। हाँ, आपके पास दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होनी चाहिए, यू शुड हैव एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, यू शुड हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये भी रिक्वायरमेंट है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एक्सिम बैंक प्रत्येक एप्लीकेशन को एसेस करेगी, मेरिट को डिसाइड करेगी कि हम पीएलआई कवरेज प्रोवाइड करें या ना करें। तो पीएलआई एक वैल्यूएबल टूल है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओईसीडी कंट्री को। ये उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है फाइनेंशियल लॉसेस से। सो प्लीज रिमेंबर रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सप्लायर क्रेडिट स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि अंडर द सप्लायर क्रेडिट स्कीम एक्सिम बैंक क्या ऑफर करती है। तो सबसे पहले तो कि ये सप्लायर क्रेडिट स्कीम होता क्या है, राइट, दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरी बात कि एक्सिम बैंक मैंने आपको पहले भी एक्सिम बैंक के बारे में बताया है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सप्लायर क्रेडिट स्कीम। बिफोर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। क्रेडिट टू इंडियन एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्रेडिट टू इंडियन एक्सपोर्टर फॉर ऑफरिंग डेफर्ड क्रेडिट टू ओवरसीज बायर, क्रेडिट टू ओवरसीज एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, क्रेडिट टू इंडियन इंपोर्टर टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। मैं समझाता हूँ क्यों इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए सप्लायर क्रेडिट स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो एक्सिम बैंक है ना, वो क्रेडिट ऑफर करती है किसे, ओवरसीज इंपोर्टर को। किसे ऑफर करती है दोस्तों, ये क्रेडिट टू ओवरसीज इंपोर्टर, राइट, टू ओवरसीज इंपोर्टर। क्यों ऑफर करती है ओवरसीज इंपोर्टर को क्रेडिट, ताकि वो गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट कर सके, कहाँ से, इंडियन एक्सपोर्टर से। तो ओवरसीज इंपोर्टर जो है इंडियन एक्सपोर्टर से गुड्स एंड सर्विस को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। और दोस्तों ये जो क्रेडिट मिलता है ना, वो 3 से 5 साल तक के लिए मिलता है, प्लीज़ रिमेंबर। और दोस्तों ये जो सप्लायर क्रेडिट स्कीम है, ये एक वैल्यूएबल टूल है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर को सिक्योर करने में ओवरसीज बायर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हेल्प करता है। दीज आर द कुछ बेनिफिट्स हैं सप्लायर क्रेडिट स्कीम का। सबसे पहला है कि ये हेल्प करता है कि टू सिक्योर एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम ओवरसीज बायर, इट अलाउ देम टू ऑफर डेफर्ड क्रेडिट टू देयर ओवरसीज बायर, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फ्रॉम ओवरसीज बायर। ठीक है, तो ये सभी बेनिफिट्स हैं हमारे सप्लायर क्रेडिट स्कीम का। ये अलाउ करता है कि वो अपने इंपोर्ट को फाइनेंस कर सके फेवरेबल टर्म में। ये हेल्प करता है उन्हें एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर। So these are the points that we need to keep in mind regarding the supplier credit scheme. Now let's see the next point that we have. So friends, next point में बताया जा रहा है, यही चीज़ यहाँ समझाया गया है। So friends, before continuing the lecture, let me introduce you to our CIB comprehensive course. Friends, यदि आपको PDF वीडियोज़, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज और हमारे क्विक रिवीजन कैप्सूल की रिक्वायरमेंट है एट वन प्लेस, यदि आप सारा कंटेंट चाहते हैं, तो दिस इज द मोस्ट दिस इज द कोर्स दैट यू शुड लुक फॉर, दैट इज द CIB कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इट इंक्लूड्स everything that you require for your CIB preparation. So in order to enroll for this course, you just install our app. हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं. So now let's see the next question that we have. The next question is regarding Exim Bank. So अभी तक हमने इसके रिगार्डिंग देखा. अब सवाल ये है कि एक्सिम बैंक का जो लैंडिंग होता है फॉरेन गवर्नमेंट का, वो कौन से फॉर्म में होता है, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो एक्सिम बैंक का जो लैंडिंग होता है वो किस फॉर्म में होता है, दैट्स द क्वेश्चन.
So let's see the option that we have: soft loan, commercial loan, lines of credit and relending facility, right? So now let me explain this particular question. Exim Bank का जो lending होता है फॉरेन गवर्नमेंट का, वो किस फॉर्म में होता है? अब देखिए थोड़ा मेथड समझाता हूँ। तो सही जवाब है इसका लाइन्स ऑफ क्रेडिट। देखिए एक्सिम बैंक जो है लाइन्स ऑफ क्रेडिट देती है किसे? फॉरेन गवर्नमेंट को, राइट। एक्सिम बैंक क्या देती है? लाइन्स ऑफ क्रेडिट देती है। किसे देती है? तो फॉरेन गवर्नमेंट को देती है। क्यों देती है? ताकि देने का, बेसिकली लाइन्स ऑफ क्रेडिट देने का पर्पस ये है ताकि वो अपने इंपोर्ट ऑफ गुड को फाइनेंस कर सके। देखिए बेसिकली लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया किसे जाता है? दिया जाता है फॉरेन गवर्नमेंट को। क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनेंस कर सके, टू फाइनेंस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, दिस पर्पस, ये पर्पस है, राइट। कहाँ से? भारत से, इंडिया से इंपोर्ट कराने के लिए ये लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। और ये जो इसका पीरियड कितना होता है? 3 से 5 साल का पीरियड होता है। एक्सिम बैंक का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है फॉरेन गवर्नमेंट को, वो टिपिकली यूज किया जाता है टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ, अब देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो टिपिकली इसका यूज किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को के लिए, राइट। जैसे कि पावर प्लांट, रोड, रेलवे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए, मशीनरी के लिए, या दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक्सिम बैंक का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है फॉरेन गवर्नमेंट का, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में और सपोर्ट करने में दूसरे कंट्रीज के डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है आपको। अब मैं आपको एक्सिम बैंक का लाइन ऑफ क्रेडिट का छोटा सा बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए ये जो एक्सिम बैंक का लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, इंडियन एक्सपोर्टर को एक्सेस प्रोवाइड करता है न्यू मार्केट से, ये स्ट्रेंथन करता है भारत का रिलेशनशिप दूसरे कंट्री के साथ। सो दीज आर द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस लाइन्स ऑफ क्रेडिट स्कीम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल अरेंजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि उस फाइनेंशियल अरेंजमेंट का क्या नाम है, राइट, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्रेडिट प्रोवाइड करती है इंपोर्टर को, ठीक है, ताकि गुड्स को परचेज कर सकें। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लेट मी शो यू द ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शंस आर सप्लायर क्रेडिट, बायर क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस फाइनेंशियल अरेंजमेंट का क्या नाम है जहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्टिंग कंट्री में वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है इंपोर्टर को? दोस्तों इसका सही जवाब है बायर्स क्रेडिट। अब मैं समझाता हूँ दोस्तों, बायर्स क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज दिस बायर्स क्रेडिट? बायर्स क्रेडिट एक तरह का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो कि अलाउ करता है किसे? इंपोर्टर को, जो कि इंपोर्टर को अलाउ करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके, ठीक है, कहाँ से? एक्सपोर्टर से। इंपोर्टर को अलाउ करता है कि वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सके एक्सपोर्टर से, ठीक है, किस पे? डेफर्ड पेमेंट टर्म पे, ऑन डेफर्ड पेमेंट। अब ये डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। तो ये फाइनेंसिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर के कंट्री में, और इंपोर्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लोन को रिपे कर ले, राइट। तो बायर क्रेडिट एक यूजफुल टूल है इंपोर्टर के लिए जिनको फाइनेंस करना है अपने परचेजेस को, लेकिन उनके पास कैश अपफ्रंट है नहीं, और ये यूज किया जाता है ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके इंडियन एक्सपोर्टर का, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इंडियन एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक इंडियन एक्सपोर्टर है, वो गुड्स बेचता है। वो क्या करता है? गुड्स को बेचता है, राइट। किसे बेचता है? इंपोर्टर को बेचता है, राइट। किसे बेचता है? इंपोर्टर को बेचता है। कहाँ पे है इंपोर्टर? यूनाइटेड स्टेट में। तो सिंपल सी बात है, इंडियन एक्सपोर्टर ने गुड्स को बेचा एक एक्सपोर्टर, एक इंपोर्टर को, जो कि यूएस में है। अब दोस्तों जो इंपोर्टर का बैंक होगा ना, इस इंपोर्टर का जो बैंक होगा, राइट, यूनाइटेड स्टेट में, उसने क्या किया है कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ठीक है। किसे प्रोवाइड किया? इंपोर्टर को, ठीक है। तो यहाँ जो बैंक है ना इस कंट्री में, इसने क्या किया? बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। किसे प्रोवाइड किया? इंपोर्टर को प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू वो एक्सपोर्टर को डेफर्ड टर्म में पेमेंट कर सकते हैं। यानी ये जो इंपोर्टर है इसको डेफर्ड टर्म में पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा? तो इंडियन एक्सपोर्टर का बैंक जो है गारंटी करती है कि यूएस बैंक को कि लोन प्रोवाइड करने का, राइट। तो भारत का जो बैंक है वो इस गारंटी देगी, किसे गारंटी देगी? कि लोन का गारंटी देगी किसे? यूएस बैंक को, ठीक है। और इंपोर्टर क्या करेगा? लोन का रिपेमेंट कर देगा अपने यूएस बैंक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बायर्स क्रेडिट एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट है और बहुत सारे अलग अलग तरह के बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी होते हैं,
राइट। सो ऑन मैं आपको संक्षेप में समझा दिया बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो AD1 कैटेगरी 1 बैंक होते हैं वो अप्रूव करते हैं क्लीन क्रेडिट। क्लीन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्लीन क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट गिवन बाय फॉरेन सप्लायर टू इंडियन कस्टमर विदाउट एनी लेटर ऑफ क्रेडिट, इसे क्लीन क्रेडिट कहते हैं, राइट, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पूछा जा रहा है कि ये कितने समय के लिए दिया जाता है, राइट, ये जो क्लीन क्रेडिट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस क्लीन क्रेडिट? फ्रेंड्स, ऑल दिस क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम योर मैकमिलन बुक, all the concept have been explained in the Macmillan book, but to make the concept more easier I am trying to explain it using the videos, राइट। सो अब देखिए इसमें अंदर रफ कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए होता है ये पार्टिकुलर क्रेडिट, क्लीन क्रेडिट कहते हैं इसे। तो दोस्तों ऑप्शंस है 90 दिन, 180 दिन, 270 दिन और 360 दिन। सही जवाब है दोस्तों इसका 180 दिन। देखिए AD1 कैटेगरी बैंक जो है क्लीन क्रेडिट अप्रूव करती है इंपोर्ट ऑफ रफ कट एंड पॉलिश डायमंड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सर्कुलर में मेंशन था। और क्लीन क्रेडिट एक तरह का ट्रेड फाइनेंसिंग होता है जो कि इंपोर्टर को अलाउ करता है कि वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करे एक्सपोर्टर से डेफर्ड पेमेंट टर्म में, राइट। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फेमा 1999 कब आया था, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो फेमा दोस्तों कब आया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 2000 को, ठीक है। फेमा का जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? RBI के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, RBI सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास, और ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका RBI के पास, राइट। फेमा ऑब्वियसली RBI के पास है। फ्रेंड्स, वी हैव CIB PDF प्लान फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, ऑल्सो दिस इज अ 4th सब्जेक्ट बट वी हैव फॉर 5 सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव पेपर के लिए हमारे पास PDF अवेलेबल है, राइट। सो you can opt for this particular plan to get the PDF for all the 4 subjects along with the elective paper. We have also mock test program for EVM, BFM, AVFM and BRBL. इस mock test program में दोस्तों आपको डेली क्विजेस ही मिल जाएगा, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो फेमा के रेगुलेशन का जो अमेंडमेंट है वो RBI के ने कम्युनिकेट किया किस फॉर्म में? AD सर्कुलर, AP डायरेक्ट सीरीज, सर्कुलर या पब्लिक नोटिस? सही जवाब है दोस्तों इसका AP डायरेक्ट सीरीज। तो फेमा का रेगुलेशन जो है RBI के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है AP डायरेक्ट सीरीज के फॉर्म में। फेमा के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक सो बैलेंस इन नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट टू बी सेंड टू RBI? अब देखिए बहुत बढ़िया, कौन सा फॉर्म का यूज किया जाता है? बैल स्टेटमेंट, आर रिटर्न, फॉर्म 1 या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों फेमा के अंदर कौन सा फॉर्म का यूज किया जाता है? बैल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो फोर्टनाइटली डेटा होता है फॉरेक्स ऑपरेशन का वो RBI को सबमिट किया जाता है किस फॉर्म में? आर रिटर्न, ND, NR, DS, DCSR, फेमिस या BES? सही जवाब है दोस्तों इसका फॉर्टनाइटली डेटा को जो यानी 14 दिन पे जो डेटा सबमिट किया जाता है फॉरेक्स ऑपरेशन का RBI को, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है आर रिटर्न के फॉर्म में। और जो भी FCNRB अकाउंट डिपॉजिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का डेटा होता है वो RBI को किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है? दैट इज द करेक्ट आंसर इज स्टैट 5, ओके। और NRE NRO अकाउंट का जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है? सो प्लीज रिमेंबर इट इज़ नथिंग बट स्टैट 8, ठीक है। और यदि फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशन का डेली डेटा है उसे किस फॉर्म में सबमिट किया जाएगा? ऑप्शंस है इसका आंसर है फेमिस, ओके। देखिए फॉरेक्स डीलिंग है तो फेमिस हो जाएगा। NRE अकाउंट में बैंक जो है टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट कितना का अलाउ करती है, लेकिन ऐसा ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट किया जाएगा कितने वीक में? दैट्स द क्वेश्चन। दोस्तों देखिए 50,000 का ओवरड्राफ्ट अलाउ किया जाता है और इसे एडजस्ट किया जाना चाहिए विद इन 2 वीक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन और है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ऑथराइज डीलर कितना अलाउ करती है रेमिटेंस का? तो ये आपको पता होना चाहिए। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज नथिंग बट $2 2,50,000। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज। सो दिस इज आवर ऐप JIB and CIB मेड सिंपल। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा इंटरफेस है ऐप का। इसमें डेली फ्री क्विजेज आप देख सकते हैं। हम लोग डेली फ्री क्विजेज कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए। आप इस फ्री क्विजेज का हेल्प ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें यदि आपको CIB से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ वीडियोज।